जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, हर रोज की भांति एक बार फिर से उपस्थित हैं आप सभी के बीच में इस होमवर्क सीरीज को लेकर के। आप सभी को पता है कि होमवर्क सीरीज में अभी जो आगामी जो एग्जाम चल रही है और एग्जाम जो आने वाली है, वैकेंसी जो आने वाली है, उन सभी को देखते हुए वही सिलेबस को चलाया जा रहा है। आप सभी को पता है अभी जो बिहार एसआई का वैकेंसी आने वाली है, और आप लोगों को एक सूचना दे देते हैं। अगर आप लोग इन्फोर्समेंट एसआई 33 पोस्ट का अगर वैकेंसी का फॉर्म डाले थे, उसका डेट आ चुका है। जो 7 तारीख से एग्जाम 7 सितंबर से एग्जाम होने वाली है। साथ एक ही दिन में उसका एग्जाम समाप्त हो जाएगा और एक ही दिन का एग्जाम है। तो आप सभी लोग अगर फॉर्म डालें तो उसका एग्जाम दीजिएगा, जाकर अच्छा से एग्जाम दीजिएगा। और बाकी बात जो अगला एसआई का वैकेंसी आने वाला, उसके लिए होमवर्क सीरीज तो चलाया ही जा रहा है। इस होमवर्क सीरीज को अगर आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा तो जरूर आप एग्जाम को निकाल पाइएगा और एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन भी कर पाइएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए, आज आप लोग को पता होगा आज है संडे और आज का दिन रविवार है। और रविवार ना आप लोगों का ना हमारा, आज जितना हम लोग पिछले सप्ताह में पढ़े हैं उन सभी को रिवीजन करेंगे और फिर अगले दिन से आप लोग को फिर से होमवर्क मिलेगा और उसके बाद होमवर्क से ही क्लास को करवाया जाएगा। तो आज का करंट नहीं होगा, आज का डायरेक्ट होमवर्क से क्लास स्टार्ट किया जाएगा और लास्ट में भी करंट से भी रिवीजन करवाया जाएगा। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ क्लास में। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। बता दीजिए आप लोग जो है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ था? ये 1767 सही जवाब है। 1767 से 1769 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुआ था? ये ठीक है, मद्रास संधि। सही जवाब है, मद्रास की संधि से समाप्त किया गया था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति ये मंगलौर की संधि से हुआ। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ये गुरु नानक हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है, सही जवाब गुरु नानक हो जाएंगे। बताइए गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ये 1469 में हुआ। सही जवाब तलवंडी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? गवर्नर पूछे हैं रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। और पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? ये वारेन हेस्टिंग्स। बताइए वारेन हेस्टिंग को गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बताइएगा कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और बताइए पहला गवर्नर जनरल भारत का कौन बना था? ये नहीं, भारत का प्रथम लॉर्ड कार्नवालिस था ना? लॉर्ड कार्नवालिस था। लॉर्ड विलियम, भारत का लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, कार्नवालिस नहीं हुआ। ठीक है। अब बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग बना था। सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1774 से 1785। बताइए बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लगाया गया था? ये द्वैत शासन लगाया गया क्लाइव के द्वारा। और द्वैत शासन को समाप्त कौन कर दिया था? ये वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स द्वारा द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ किया गया था? ये कोलकाता में किया गया। और कब किया गया था? 1774 ईस्वी में किया गया था। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा कि 1946 में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, उसमें सूचना संचारण एवं प्रसारण मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन, इसी में श्रम मंत्री कौन बने थे? ये जगजीवन राम हो जाएंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि अंतरिम सरकार में शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? नहीं, अंतरिम सरकार पूछ रहे हैं तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी हो जाएगा। सही जवाब है। और पूछेगा वही कि 1947 से जो प्रथम गठन हुआ था, तो उसमें कौन बने थे शिक्षा मंत्री? अबुल कलाम आजाद बने। सही जवाब है, अबुल कलाम आजाद। बताइए केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लगाया गया? केंद्र में सही जवाब है 1935 के द्वारा लगाया गया। 1935। देखिए राज्य में समाप्त करके और को केंद्र में लगाया गया, 1935 में ही लगाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, बता दीजिएगा चार्ल्स मेंट को किसका मुक्तिदाता कहा जाता है? इसको प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना, ये किसके द्वारा लगाया गया था? ये ठीक है, कर्नल लीड और थॉमस मुनरो के द्वारा लगाया गया था। बता दीजिए रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने % भूभाग पर लागू था? ये 51% भूभाग पर। और दूगो और था, एक महलवाड़ी व्यवस्था था, ये कितना पर लागू था? ये 30% भूभाग पर था। और एक और था जमींदारी व्यवस्था, ये 19% भूभाग पर लागू था। बताइएगा जमींदारी व्यवस्था किसके द्वारा लगाया गया था? ये लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा और जॉन स्वॉर्ड के द्वारा लगाया गया। और कब लगाया था? ये 1793 में। 1793 में आया था जमींदारी व्यवस्था। इसी को अस्थायी बंदोबस्त भी कहा गया था। बताइए महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी को कहा गया। ठीक है, हॉल्ट मैकेंजी। बताइएगा अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ये लॉर्ड कर्नवालिस को। सही जवाब है, लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा संविधान सभा में झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे।
और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को। और बताइए इसको लागू कब कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 को। बताइएगा आप लोगों को 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था उसको संविधान लागू करने के लिए? देखिए 1930 में एक बार 26 जनवरी को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था और इसी को याद करने के लिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किए और प्रत्येक 26 जनवरी को क्या कौन सा दिवस मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? ये 29 अगस्त 1947। कब गठन हुआ था? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? ये देखिए बंगाल से स्वतंत्रता के बाद। ठीक, सुन लीजिए। देखिए जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था उनका कहाँ से? बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ था। और जब भारत का विभाजन हुआ तो जिन क्षेत्र से इनका निर्वाचन वो पाकिस्तान में चला गया था, तो इनका दोबारा फिर से निर्वाचन किया गया कहाँ से? बम्बई से किया गया दोबारा में। सही जवाब है बम्बई प्रेसिडेंसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि वारेन हेस्टिंग ने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ बना दिया था? ये कोलकाता ले गया, कोलकाता स्थानांतरित कर दिया था। सही जवाब हो जाएगा कोलकाता हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि आंग्ल नेपाल युद्ध ये कब हुआ था? ये 1814 से 16 में हुआ था। 1814 से 16 में हुआ था। बताइए आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ था? ये संगौली संधि। और ये संगौली का संधि कब हुआ? सही जवाब है मार्च 1816 में। कब हुआ था? मार्च 1816 में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है, इसमें जो है ना अमर सिंह थापा और अंग्रेजों के बीच अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ गया था। सही जवाब है। पता है बेल्लोर का सिपाही विद्रोह ये कब हुआ था? 1806 में हुआ था। और किसके समय हुआ था? देखिए सर जॉर्ज वारले, बेल्लोर से वारले। याद रखिए सर जॉर्ज वारले के समय कौन सा विद्रोह हुआ? बेल्लोर का सिपाही विद्रोह। कब हुआ था? ये 1806 ईस्वी में हुआ था। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि फोर्ट विलियम कॉलेज इसका स्थापना कौन करवाया था? ये लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और ये कब करवाया था? 1800 सीधा में 1800 ईस्वी में करवाया था। मतलब टेनेंसी एक्ट ये कब पारित हुआ था? ये 1822 में आया था। टेनेंसी एक्ट 1822 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में आया था। बता दीजिएगा आप सभी के बीच में। अगला क्वेश्चन है, बताइए प्रस्तावना का शब्द जो नहीं कहाँ से लिया गया? प्रस्तावना ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? ये भी अमेरिका से लिया गया। बहुत से जवाब है। बता दीजिए गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। देखिए गणतंत्रात्मक स्वतंत्रता एवं बंधुत्व ये तीनों चीज फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। सही जवाब है। बताइए मूल कर्तव्य किस कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ। बताइएगा रूस से। सही जवाब है। मूल कर्तव्य को कौन किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। बहुत से जवाब है। बताइए वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। और जब इसको जोड़ा गया था उसमें कितना मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 10 को जोड़ा गया, 10 को ही जोड़ा गया था। और 11वां को कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। बहुत अच्छे जवाब है। संघात्मक व्यवस्था ये कहाँ से लिया गया भारत में? ये कनाडा से लिया गया। ठीक है। और संघीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन से। ये ब्रिटेन शासन प्रणाली ब्रिटेन से। संघात्मक व्यवस्था का कारण तो ये कनाडा से लिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। आपसे बीच में अगला क्वेश्चन है, बताना है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 1 से 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक। बताइए नागरिकता किस भाग में? ये भाग 2 में। और अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइएगा मूल अधिकार का चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 12 से 35 हो जाएगा। और भाग बोलेगा तो भाग 3। भाग मूल अधिकार है भाग 3 में। और एक मौलिक कर्तव्य होता है इसका चर्चा किस अनुच्छेद में है? 51 के 1। ठीक है। और भाग हो जाएगा 4 का 1 में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए पंचायत का चर्चा किस अनुच्छेद में? पंचायत का देखिए ग्राम पंचायत चर्चा अनुच्छेद 40 में है। और पूछे पंचायत का चर्चा किस भाग में है? तो क्या होगा? 9 के सीधा 9 हो जाएगा। 9 कम हो जाएगा। ठीक है 9 में हो जाएगा। 9 के कॉम नगर पालिका है और 9 का बीम जो है ना सहकारी समिति का चर्चा किया गया। ठीक है 9 हो जाएगा सीधा। बताइए भारत के मूल संविधान में कुल कितना अनुसूची है? अभी 12। मूल में 8 था और वर्तमान में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखिए मूल संविधान में 8 ही अनुसूची था
और 4 को संविधान संशोधन करके जोड़ा गया और टोटल कितना हो गया 12 हो गया। और बताइए 8वीं जो अनुसूची है इसमें किसका चर्चा है, भाषा का चर्चा। सही जवाब है। और टोटल कितना भाषा है, 22 भाषा का चर्चा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि वेतन भत्ता मतलब अधिकारियों का वेतन भत्ता एवं पेंशन का चर्चा किस अनुसूची में है, ये दूसरा में। देखिए याद रखिए, पहले पेंशन पैसा लेगा उसके बाद शपथ लेगा, ऐसे याद रखिए। पहले पैसा का बात करके शपथ करे, दूसरा में क्या हो जाएगा पैसा, वेतन भत्ता पेंशन, और शपथ किस में जाएगा, तीसरा अनुसूची में। ठीक है। और बताइएगा कि राज्यसभा के सदस्यों का सीटों का आवंटन ये चौथा अनुसूची में हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है, अनुसूची 4 हो जाएगा। ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन आपसे एक बीच में है, 11वीं अनुसूची में किसका चर्चा किया गया है, पंचायत का चर्चा किया गया। और 12वीं में नगर पालिका का चर्चा, नगर पालिका का चर्चा किया गया। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे एक बीच में है, पंचायती राज जो है ना किस सूची का विषय है, ये राज सूची का विषय हो जाएगा। ठीक है, राज सूची का ये क्या है, विषय हो जाएगा। बताइए भारत में जनगणना का शुरुआत कब हुआ था, ये 1872 में। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड मेयो का समय। बताइए रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुआ है, 1843 में हुआ था। किसके समय में हुआ, ये लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, लॉर्ड एलनबरो के समय में हुआ था। बताइए सिंध विजय के विषय में किसका यह कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूछ थी, ये नेपियर का कथन है, नेपियर का। बताइए सिंध को कब मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, 1843 में एलनबरो के द्वारा ही मिलाया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए नरबली प्रथा पर प्रतिबंध कौन लगाया था, हार्डिंग पर, लॉर्ड हार्डिंग लगाया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा लगाया गया था। बताइए पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया गया, 24 मार्च 1849 को, 24 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन आपसे के बीच में है, इनाम कमीशन का स्थापना कब हुआ था, 1852 में। इनाम कमीशन का स्थापना कब हुआ, 1852 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया था, डलहौजी के द्वारा किया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। मतलब व्यापक सिद्धांत किसके द्वारा अपनाया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। और व्यापक सिद्धांत का पहला शिकार कौन बना था, सतारा हुआ था। और कब बना था, 1848 में बना था। ठीक है। बताइए झांसी कब बना था इसका शिकार, 53। ठीक है, 1853 में। बताइएगा कि अवध को कुशासन का आरोप लगाकर कब मिलाया गया, 1856 में मिला लिया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कि 18वीं शताब्दी में अवध का संस्थापक कौन था, शहादत खां। और बोलेगा अवध का अंतिम शासक वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी, सही जवाब है सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। और बताइए इलाहाबाद में कब शुरू हुआ इसका एग्जाम, 1922 में। ठीक है, 1922 में हुआ था। सिविल सेवा का परीक्षा की शुरुआत भारत और लंदन दोनों में शुरू हो गया था। आप अगला क्वेश्चन है, आगरा में एक उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1866 में। और इसको फिर कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया, इलाहाबाद में 1875 में स्थानांतरित कर दिया गया था। बहुत अच्छा जवाब है, 66 के बाद 75 में इसका स्थानांतरित हो चुका था। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि बहावी आंदोलन का दमन कौन किया था, लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया, लॉर्ड एल्गिन का। बताइए अगला क्वेश्चन, बताइए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये कब पारित हुआ था, 1856 में। किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय, लॉर्ड कैनिंग के समय में। बताइए अगला क्वेश्चन है कि क्या हुआ, 1856 में। जब क्लास में बैठते हैं तो मोबाइल ऑफ करके बैठा कीजिए, क्लास में 20 निकलते हैं, डिस्टर्ब भी होता है सबको। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, बताइएगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, ये 1878 में आया था। ठीक है। बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन कौन किया था, पायनियर अखबार के द्वारा, पायनियर अखबार के द्वारा किया गया था। बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट विशेषकर किस पत्र पर आया था, ये सोम प्रकाश पर ये आया था। बताइए अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये लिटन के द्वारा किया गया, ये लिटन के द्वारा किया गया था, लिटन के समय हुआ था। ठीक है। बताइए मेयो का हत्या कब कर दिया गया था, 8 फरवरी 1872 में कर दिया गया था। और कहाँ पे, पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में कर दिया। और चाकू मार का हत्या शेर अली अफरीदी के द्वारा कर दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइए प्रथम कारखाना अधिनियम ये कब आया था, 1881 रिपन का समय में आया था। और इसमें कितने वर्ष से कम बच्चों के लिए जो है ना, 7 वर्ष से कम बच्चों को वर्ष 9 घंटे काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है। अब बताइएगा प्रथम कारखाना अधिनियम किस फसल पर लागू नहीं होता है, ये चाय कॉफी और नील की खेती पर। चाय कॉफी और नील की खेती पर यह लागू नहीं होता है। सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक संज्ञा कौन दिया था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा ही दिया गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है कि कृषि किस सूची का विषय है, ये राज सूची का विषय है, कृषि राज सूची का विषय है।
और बोलते हैं आर्थिक नियोजन, ये किस सूची का विषय है? ये समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। रेलवे पुलिस, ये किसका विषय है? ये भी राज्य सूची का ही विषय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि प्रस्तावना में भारत का उल्लेख कितना बार है? 2 बार किया गया। सही जवाब है 2 बार हो जाएगा। बताइए प्रस्तावना जो है, ठीक है, इसको उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को इसको प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित है? ये रूसी क्रांति 1917 के। 1917 का रूसी क्रांति का नेता कौन था? लेनिन हो जाएगा। और ये प्रश्न मेरे बिहार पुलिस में पूछा था, लेनिन हो जाएगा। और लेनिन का पूरा नाम पता है क्या होगा? व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा इसका पूरा नाम, व्लादिमीर लेनिन। ये ऑप्शन था ना? हाँ, व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा, पूरा नाम इसका हो जाएगा। जब पुतिन का भी नाम व्लादिमीर पुतिन है, जो कहाँ का रूस का भी राष्ट्रपति है। बताना क्या चीज? नहीं हो सकता है उस समय का। अगला क्वेश्चन बताना है कि जब राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का बनाया था? ये 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में कितना राज्य है अभी? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बताइए नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 में हुआ था। त्रिपुरा गठन कब हुआ था? 1972 में। त्रिपुरा गठन कब? 1972 में हुआ था। सही जवाब है। बताइएगा बंगाल विभाजन जो किसके समय हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। ठीक है, बताइए अवध टेनेंसी एक्ट पंजाब और बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके समय पारित हुआ था? ये डफरिन के समय, लॉर्ड डफरिन के समय पारित हुआ था। बताइए अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सा सीमा का निर्धारण किया गया था? डुरंड रेखा का। किसके द्वारा? लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन, किसका यह कथन है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर इसका रक्षा किया जाएगा? ये एल्गिन द्वितीय का, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम कब आया था? ये 1899 में। सही जवाब है। पता है बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 हुआ था। और बंगाल विभाजन लागू कब कर दिया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। बताइए बंगाल विभाजन को समाप्त कब किया गया था? 1911 में दिल्ली 1911 के दिल्ली दरबार में किया गया था। बताइए मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। किसके द्वारा किया गया था? ये सही जवाब है आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया। बहुत ही जवाब है। बताइए सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907। इसका अध्यक्षता कौन किया था? रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। बताइए प्रेस एक्ट कब आया था? 1908। प्रेस एक्ट कब आया? 1908 में आया। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में बता देना है, बताएगा कि लॉर्ड हार्डिंग पर जो है ना बम कब फेंका गया था? नहीं 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया। 23 दिसंबर 1912 को फेंका गया हार्डिंग पर। देखिए 1929 में बम फेंका गया था। कहाँ? असेंबली में फेंका गया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के द्वारा फेंका गया था। बताना। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन बता देना है कि दिल्ली षड्यंत्र केस का सरकारी गवाह कौन बन गया था? दीनानाथ बन गया था। सही जवाब दीनानाथ हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है कि चेम्सफोर्ड का शासनकाल कौन सा हो जाएगा? ठीक है 1916 से 1921। मतलब शिक्षा पर सेटलर आयोग का गठन कब हुआ था? 1917। ठीक है 1917 में। बताना है पूना में महिला विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 16 में। 1916 में किया गया था। सही जवाब है। तृतीय अफगान युद्ध ये कब हुआ था? किसके समय हुआ था? ये बताना किसके समय में? चेम्सफोर्ड के समय में। ठीक है चेम्सफोर्ड का। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कौन किया था? M.N. राय के द्वारा कब किया गया था? 1920 में। ये 1920 में किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में बताइएगा, भारतीय संविधान जो है किस प्रकार नागरिकता प्रदान करता है? ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है 4 या 5 मार्च 1931 को हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये 1921 में। किसके समय हुआ था? रीडिंग के समय हुआ था। मतलब अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी का क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चित्रेंद्र दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार सही पहला गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था? 12 नवंबर। ठीक है 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और इसमें कांग्रेस भाग लिया या नहीं लिया? नहीं लिया। बताइएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1901। ठीक है
7 सितंबर 1931 में। और कांग्रेस की ओर से कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी। और किस जहाज से गए थे? SS राजपूताना। SS राजपूताना से गए थे। वापस किससे आए थे? इटली के विंसियांट नामक जहाज से। विंसियांट इटली के जहाज था वो। सही जवाब हो जाएगा। मतलब पूना पैक्ट ये कब हुआ था? 1932। ठीक है, 1932 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और बताइएगा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा सांप्रदायिक पंचायत घोषणा कब कर दिया गया? 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त 1932 को। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी क्या आमरण अनशन पर बैठ गए। और इसी के बाद में फिर क्या इनके बीच में समझौता क्या गया? पूना समझौता क्या गया? जो 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में क्या गया था। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजन किया गया? 17 नवंबर 1932 को किया गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में भयानक भूकंप कब आया था? ये 1934 में आया। और बंगाल में अकाल कब पड़ा था? 1943 में पड़ा। सही जवाब है। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? 1915 के बम्बई अधिवेशन। 1915 के बम्बई अधिवेशन में भाग लिए थे। सही जवाब हो जाएगा। बता देना आप सभी के बीच में है, भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी? 7 वर्ष। कितना वर्ष तक? 7 वर्ष रहिएगा तो भारत की नागरिकता क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। बताइए प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल मनाया जाता है? 2 वर्ष में। और किस तिथि को मनाते हैं? 9 जनवरी को। क्यों मनाते हैं 9 जनवरी को? सही जवाब है, क्योंकि 9 जनवरी के दिन महात्मा गांधी का वापस दक्षिण अफ्रीका से वो वापस आए थे। इसी कारण 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय मूल के उन लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद में जो भारत के बाहर आते हैं? ये अनुच्छेद 8 हो जाएगा। और बताइए संविधान लागू होने के समय नागरिकता किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 5 में। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है आप सभी के बीच में, बताइएगा अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? ये 1235 में। 1235 में जाएगा। ठीक है, बताइए समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक है, शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में हो जाएगा। बहुत ही अच्छा जवाब है। बताना आप सभी को भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। और बताइए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 21 में ही है। किसमें है? अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? ठीक है, 1976 में। कब किया गया? 1976 में ही किया गया। सही जवाब हो जाएगा। बताइए अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ना मौलिक फिर सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकार में से किसे जो संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? ये संवैधानिक उपचार का अधिकार। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था बिहार पुलिस में मेरे क्षेत्र में। सेम ऐसा ही था। और संवैधानिक उपचार का अधिकार उसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, बताइए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये मौलिक अधिकार हो जाएगा। और ये किस अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 किस में है? क में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 21 से क में। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, बताइएगा कि शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 को। कब हुआ? 25 जून 1945 को हुआ। सही जवाब है। बताइए अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। बताइएगा कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में पाकिस्तान का मांग किया था? सही जवाब है 1940 के लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन? 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध का शुरुआत कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 को हुआ था। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को हुआ। और बताना है आप सभी को जाना है कि इसमें जो है ना अंग्रेज जो है ना कांग्रेस मतलब भारतीय से बिना पूछे इसको युद्ध में ढकेल दिया था। तो कांग्रेस ने इसके विरुद्ध में कौन सा क्या कहा था? उसको कौन सा नारा दिया था? वो ना कोई भाई ना कोई पाई। ना कोई भाई ना कोई पाई, इसका नारा दिया था कौन? कांग्रेस द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान शब्द का जो प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान ने जब प्रस्ताव मांगने का प्रस्ताव हुआ था ना 1940 में, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं, सिकंदर हयात खान ने प्रस्ताव। सिकंदर हयात खान पंजाब का। ठीक है, सिकंदर हयात खान ही हो जाएगा। ठीक, सही जवाब है आप सभी का। तो चलते हैं, हम कुछ ज्योग्राफी से भी होमवर्क दिया गया था, वहां से भी आप यूज करेंगे। हिस्ट्री का जो भी था उसको खत्म करवा दिया गया। बताइए भारत का अक्षांश विस्तार कितना हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और बोलेगा भारत का देशांतरीय विस्तार। सही जवाब है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में हो जाएगा।
सही जवाब हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। 32,87,263 सही जवाब है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में हो जाएगा। बहुत से जवाब है। क्षेत्रफल में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां स्थान हो जाएगा। बताइए भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.42% हो जाएगा। सही है। और जनसंख्या कितना परसेंट निवास करता है? 17%। ठीक है 17.5% हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, दिन और रात जो है ना किस कारण से होता है? दिन और रात। सही जवाब है पृथ्वी को अपने कक्ष पर घूमने के कारण, घूमने के कारण हो जाएगा। सही जवाब है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के न्यूनतम दूरी जो है ना सूर्य से कितना है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। 14 पॉइंट कुछ है। बताइएगा। ठीक है। बताना है अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जो है ना आकृति कैसी है? अंडाकार हो जाएगा। ठीक है अंडाकार हो जाएगा। सर्पिला का गैलीलियो अथी का है सर्पिलाकार, क्या कहते हैं उसको? हाँ मेखला, दूध मेखला, आकाश गंगा का हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि आकाश में कितना तारा मंडल है अभी? 89 होगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सही जवाब है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताना है कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए काराकोरम दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर पड़ता है काराकोरम। बताइए बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा सीमा कौन सा राज्य लगाता है? पश्चिम बंगाल। कितना किलोमीटर? 2216.7 और पूछेगा पश्चिम बंगाल के साथ भारत का टोटल सीमा कितना लगता है? ठीक है 4096.7 किलोमीटर टोटल सीमा पूछे हैं। और ठीक है बांग्लादेश साथ होगा। और बांग्लादेश साथ कितना राज्य सीमा लगाता है? 5 राज्य सीमा लगाता है। ठीक है 5 राज्य लगाता है। मतलब समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा की लंबाई कितना है? 12 नॉटिकल मील। ठीक है 12 नॉटिकल मील। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है? स्थलीय। ठीक है 15,200 हो जाएगा। 15,200 हो जाएगा। और पूछेगा भारत की जलीय सीमा की लंबाई, कुल जलीय सीमा की लंबाई ठीक है 7516.6 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछेगा भारत को जो है ना तटीय सीमा की लंबाई तो कितना होगा? 6100 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है 6100 किलोमीटर। बताइए भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सी है? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सही जवाब है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंट रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1896 में किया गया। ठीक है। और अभी ये डुरंट रेखा किस देश के बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य हो जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मध्य हो जाएगा। सही जवाब है। बताइए भारत एवं पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? 15 या 17 अगस्त याद रखिए। इसमें 15 दिया है। 15 अगस्त 1947 को और कहीं कहीं आपको 17 अगस्त 1947 में देखने को मिलेगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? ये ठीक है इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरता है। और बताइए भारत का मानक समय रेखा जो है कितना डिग्री देशांतर कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा। और बताना आप सभी को ये कितने राज्य से गुजरता है? ये 5 राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है सही जवाब हो जाएगा। मौसा याद रखें MOUCA, बस सब बैठा दीजिए इस पर MOUCA, इसको बैठाइएगा ना मौसा पे बन जाएगा कर्क रेखा, अभी मकर रेखा, अभी पूर्वी देशांतर रेखा हो जाएगा। बताइए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? किस पठार पे? बाघेलखंड के पठार पे। कहाँ काटता है? बाघेलखंड के पठार पे काटता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगाने वाला राज्य कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। कितना राज्य साथ लगाता है? 8 राज्य के साथ सीमा लगाता है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जिसको राष्ट्रीय राजधानी भी कहा जाता है। बताना है आप सभी को जो है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि समुद्र रेखा मतलब समुद्र तटीय सीमा लंबाई किसका सबसे अधिक है? किस राज्य का? गुजरात का हो जाएगा। ठीक है तट रेखा का लंबाई गुजरात का हो जाएगा। और दूसरा स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताइए भारत में कितना राज्य तट रेखा से लगता है? 9 राज्य लगता है। 5 को पश्चिम से 4 को पूरब। ठीक है 5 पश्चिम 4 से पूरब 4 को लगता है। ठीक है। बताना है असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन सा नदी लगाता है? संकोच नदी के द्वारा ही लगाया जाता है। सही जवाब है। बताइए कृष्ण छिद्र सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एस चंद्रशेखर द्वारा। किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। बताइए सबसे चमकीला तारा कौन सा हो जाएगा? शुक्र। सारस या डॉग स्टार। सारस या हाँ ठीक है डॉग स्टार। और यही सब पूछेगा, यहाँ से पढ़िए ना सब क्वेश्चन बन जाएगा, क्या टेंशन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन उल्का को क्या कहते हैं? उल्का कहा टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा। देखिए आप बता दे रहे हैं, अगर सही से होमवर्क करिएगा तो यहीं से क्वेश्चन रहता है। सबको ऊपर जो पढ़ता है इसको लगता है ऊपर ऊपर, अगर सही से सोच के बनाइएगा ना सब क्वेश्चन होमवर्क सही रहता है। हम बना का है ना 70% क्वेश्चन सही इसी से मिल रहा था। अगला क्वेश्चन बताना आप सभी को। बता दीजिए वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय पाया जाता है कौन कौन जगह? देखिए
चारों ग्रह उन्होंने बाह्य ग्रह जितना है सभी में वलय पाया था और शनि में 7 को वलय पाया था। ठीक है, तो बाह्य ग्रह में कौन कौन आता है? शनि, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। पता है जोजिला दर्रा जो निर्माण जो है किस नदी से होता है? सिंधु नदी से होता है। ठीक है, सिंधु नदी से होता है। और शिवकिला दर्रा का निर्माण सतलज नदी से होता है। किससे होता है? सतलज नदी से होता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान लगभग कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बताना है अमावस्या पूर्णिमा में जवाब देना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है? ये पूर्णिमा का होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या कब होता है? अमावस्या को होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी से होता है? तीस्ता से होता है। तीस्ता नदी से होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटी से कौन सा दर्रा जोड़ता है? ये रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रा का पूरा नाम क्या? पूर्ण पहले का नाम भृंगुतुंग। भृंगुतुंग हो जाएगा। ठीक है, बताना भृंगुतुंग रोहतांग दर्रा का पूर्ण का नाम है, पहले का नाम। बताना है आप लोग सभी को कि श्रीनगर से गिलगित को कौन जोड़ती है? ये बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा जोड़ता है। मतलब देश का सबसे छोटा दर्रा कौन सा हो जाएगा? ये बनिहाल दर्रा है। तो बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जाने वाले मार्ग को जोड़ता है। और जवाहर सुरंग कहाँ स्थित है? ये किस दर्रा में? बनिहाल दर्रा में ही स्थित है। बताइए अगला क्वेश्चन, जीवित जरपुल ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और बताइए मेघालय में जो रबर ट्री के नाम से इसको क्या करते हैं? जानते हैं। सही जवाब बताइए 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट ये कहाँ मिलता है? कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु मिलता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि जाफना से श्रीलंका किस दर्रा से जुड़ा हुआ है? जाफना से श्रीलंका किस दर्रा के द्वारा जुड़ा है? ठीक है, एलिफेंटा दर्रा। सही जवाब है एलिफेंटा दर्रा के द्वारा क्या ये जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर कैसा दिखाता है? ये कैसी है? ये उत्तल हो जाएगा। और तिब्बत की ओर कैसी है? ये अवतल आकार की हो जाएगा। सही जवाब बताइएगा कि दोपहर में आप मतलब दोपहर में आप जो है ना आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होगा? ये 21 जून को होने वाली है। और सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। सही जवाब है। बताइएगा उत्तरी गोलार्ध में जो है ना वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। और सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। सही जवाब हो जाएगा। और पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को ही होता है। बताइए हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 नहीं, गॉडविन ऑस्टिन। और इसका ऊंचाई कितना है? सही जवाब है 86 से 11 मीटर हो जाएगा। और देखिए किस हिमालय का ये भाग है? ट्रांस हिमालय का। ट्रांस हिमालय का ये भाग हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बताइए बता दीजिए काराकोरम तथा लद्दाख के बीच कौन सी घाटी है? नुब्रा घाटी है। और नुब्रा घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? बगानोबैक्टीरिया ऊंट तथा अपने मठों के लिए ये प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है आप सभी को जो है ना बृहद हिमालय को लघु हिमालय से कौन जोड़ता है? अलग कौन करता है? MCT मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। डल झील और बुलर झील ये कैसा झील है? ये मीठे पानी का झील है। और ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर मिलता है। ठीक है, बताइए पोगोंगसो और सुमोरी झील ये कैसा झील है? ये खारे पानी का झील। और ये भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर हिमालय का ही भाग है। ये बता देना आप सभी को जो है लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कौन करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट करता है। सही जवाब है। बताइए शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? शिवालिक के निचले भाग को तराई कहा जाता है। तराई कहा जाता है। बताइए किस भूशास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है? ठीक है, सर सिडनी बुर्राट के नाम द्वारा बांटा गया। और कौन कौन हो जाएगा? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय हो जाएगा। बताना आप लोग को नेपाल हिमालय का लंबाई कितना है? इसमें से 800 किलोमीटर हो जाएगा। 800। और पंजाब हिमालय की लंबाई 560 किलोमीटर है। और कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर हो जाएगा। और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। सही जवाब हो जाएगा। आप सभी के बीच में अगला क्वेश्चन है। बताना है नंदा देवी, कॉमेट, त्रिशूल एवं बद्रीनाथ केदारनाथ ये जो है ना चोटी ये किस हिमालय का आता हिस्सा है? इसमें बताना है आपको। ये कुमायूं हिमालय में आता है। कुमायूं हिमालय में आता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी जाति कहाँ पाया जाए? ये आपको अरुणाचल प्रदेश की जाति हो जाएगी, जनजाति हो जाएगी। और वहाँ इसी के नाम पे पहाड़ी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बताइएगा
कि लेमाटोल के पश्चिम में कौन सी पहाड़ी स्थित है ये? बराइल की पहाड़ी है। और जो कि बराइल की पहाड़ी किस राज्य में है? असम राज्य में। कहाँ पड़ता है ये? असम पड़ता है। और बताइएगा लेमाटोल की पहाड़ी किस राज्य में है? मणिपुर में। लेमाटोल की पहाड़ी मणिपुर में और बराइल की पहाड़ी असम में पड़ता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मेघालय में राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सी पहाड़ी स्थित है? गारो, खासी और जंतिया। कौन सी हो जाएगी? गारो, खासी और जंतिया हो जाएगी। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को। बताना है कि वैष्णो नदी जो जमीन में लुप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? द रिवर ऑफ इनफॉर्मल कहते हैं। इनफॉर्मल कहते हैं। ठीक है, बताना आप लोग को अरावली जो है कहाँ है? ये राजस्थान में है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? गुरु शिखर। और इसका ऊंचाई कितना है? 1722 मीटर। कितना ऊंचाई है? 1722 मीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। और इसका ऊंचाई कितना है? 1350 मीटर हो जाएगा। बताइए दक्कन का पठार कहाँ पाया जाता है? ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। और बताइए दक्कन पठार के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं? विदर्भ कहा जाता है। विदर्भ कहा जाता है। बताना थाल घाट की ऊंचाई कितना है? 580 मीटर हो जाएगा। भोर घाट का 630 और सेनकोटा दर्रा का ऊंचाई 280 मीटर। 280 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है गुजरात से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को केनरा तट कहते हैं। क्या कहते हैं? केनरा तट कहा जाता है। और बताना मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। कोरोमंडल तट पूर्वी भारत में है और मालाबार तट पश्चिमी भारत में पड़ता है। सही जवाब है। बताइए कांडला बंदरगाह किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में हो जाएगा। और मरमू गोवा बंदरगाह गोवा में। और नाहवा सोवा बंदरगाह कहाँ है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर कौन सा है? मुंबई हो जाएगा। और जो मुंबई जो है ना किस द्वीप पर बसा है? साल्सेट द्वीप बनता है। बताइए केरल में हर वर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वाल्मीकि जो है ना, ये जो किस कायल में होता है? ये पुन्नमदा कायल। कायल का नाम बताना है। कायल होता है पुन्नमदा कायल में होता है। बताना आप सभी को पता है पूर्वी घाट का विस्तार किस नदी के बीच में है? ये महानदी से लेकर बेगई नदी तक है। टोटल 1131 किलोमीटर में इसका विस्तार हो जाएगा। बताना सेंट्रल पीक का ऊंचाई कितना है? 738 मीटर है, जो क्या अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताना है कि माउंट थुलियर किस अंडमान में है? ये कहाँ पड़ता है? ग्रेट निकोबार में पड़ता है। ग्रेट निकोबार में हो जाएगा। और बताना माउंट हेरियट किस में पड़ता है? ये दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान में। बताइए कन्याकुमारी से कृष्णा तक के डेल्टा क्या कहते हैं? तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और बताना है कि कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहते हैं। गोलकुंडा तट। और बताना गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदागढ़ा, जो कितना इसका ऊंचा है? 1690 मीटर हो जाएगा। और दूसरा चोटी कौन होगा? दूसरा ऊंची अरमाकोंडा हो जाएगा, जो कि 1680 मीटर है। और तीसरा चोटी कौन हो जाएगा? महेंद्रगिरी, जिसका ऊंचाई 1501 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्वी घाट के कांटेदार झाड़ियों से ढके क्षेत्रों में दुर्लभ प्रजाति की पक्षी पाई जाती है, उसका नाम क्या हो जाएगा? जॉर्डन कोर्सर। जॉर्डन कोर्सर हो जाएगा उसका नाम। सही जवाब है। बताना अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? ये दक्षिणी अंडमान। और पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम नाम चेंज करके कर दिया गया। सही जवाब है। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सा है? माजुली हो जाएगा। सही जवाब है। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और नुब्रा घाटी कहाँ है? ये लद्दाख पड़ता है। दून की घाटी, दून घाटी उत्तराखंड में पड़ता है। बताइए 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? ये अंडमान को निकोबार, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग कर देता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइए लक्षद्वीप को जो है 2 भाग में कौन सा चैनल बांटता है? 11 डिग्री। ठीक है, 11 डिग्री चैनल बांटता है। बताइए लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। और एकमात्र कौन सा द्वीप है जहाँ पे महल भाषा बोलती है लक्षद्वीप में? मौसा ही नाम है, बता दो। मिनिकॉय हो जाएगा। मिनिकॉय द्वीप हो जाएगा। और महल भाषा जो किस लिपि में लिखी जाती है? देवही लिपि में। और बताना महल जो है कहाँ की भाषा? ये मालदीव की भाषा है। सही जवाब। देखिए महल जो है ना देवही लिपि में लिखा जाता है और महल भाषा मालदीव का ही है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ स्पष्ट लिखा है कि महल भाषा मालदीव का है। ठीक है, जो मूलतः मालदीव में बोल जाती है। अगला क्वेश्चन बताना है
कांगड़ा घाटी किस राज्य में पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सही जवाब बताइए। फूलों की घाटी उत्तराखंड में, और इसको यूनेस्को में शामिल कब कर दिया गया? 2005 में शामिल किया गया। बहुत अच्छा जवाब है। बता देना आप लोग को है, डोंग घाटी कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। और यहीं पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। बताना सिंधु नदी की लंबाई भारत में कितना है? 1114 किलोमीटर। अब बताना भारत की जो है ना, जो इसमें भारत में हो गया, और सिंधु नदी का कुल लंबाई कितना है? 2880 किलोमीटर है। बताना है, ठीक है, 2880 2900 का समान है। इसको जो कहा जाता है ना, भारत सिंधु को जो है ना ब्रह्मपुत्र के समान माना गया, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है। बताना झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ठीक है, बैरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलता है। और इसका मुहाना कहाँ होगा झेलम का? चिनाब नदी में हो जाएगा। झेलम नदी का टोटल लंबाई भारत में कितना है? 400 हो जाएगा, और टोटल लंबाई इसका 724 किलोमीटर में हो जाएगा। सही जवाब है। बता देना। अगला क्वेश्चन आपसे बीच हो जाएगा याद, धीरे धीरे क्योंकि बैठिए सब याद होगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि सतलज नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होगा? ये रकास ताल से निकलता है, रकास ताल से निकलता है। और बताना है कि सतलज नदी की लंबाई भारत में कितना है? 1050, और टोटल लंबाई इसका 1500 किलोमीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमालय से। गंगा नदी का भारत लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। 2525 किलोमीटर है। बता यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हो जाएगा? यमुनोत्री हिमालय से हो जाएगा। बताना चंबल, बेतवा तथा केन किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की ही सहायक नदी हो जाएगा। और ये जो है यमुना में किस तरफ से मिलता है? ये दाहिने तरफ से मिलता है, दाहिने से मिलता है। ठीक है। बताना। अगला क्वेश्चन है, बता दीजिएगा, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? ये अमरकंटक के पहाड़ी। और सोन नदी जो है ना गंगा में कहाँ जाके मिलती है? ये पटना के समीप। ठीक है, पटना के समीप मिलता है। और सोन नदी की लंबाई टोटल कितना होगा? 780 मीटर, किलोमीटर में, मीटर में मत याद रखिए, किलोमीटर में। ठीक है। बताइए कृष्णा नदी की लंबाई कितना है? 1401 किलोमीटर, 1401 किलोमीटर। और दक्षिण भारत की कर्मक नदी है ये दूसरा लंबी नदी हो जाएगा। और पहला लंबी नदी गोदावरी है। और गोदावरी की लंबाई कितना है? कितना है? 1465 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। 1465 किलोमीटर में हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग बता दीजिएगा, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितना है? ये 40, ठीक है, 4075। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, कौन सी देशांतर रेखा प्रधान यमोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180। सही जवाब है। 180 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब है। बता देना आप लोग को, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? ये जनसंख्या नीति से, जनसंख्या नीति से। और दंतवाड़ा समिति का संबंध बेरोजगारी के अनुमान से हो जाएगा। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? ये प्रतिभूति घोटाला से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है आप सभी को कि तेजरिया और मंदरिया का संबंध किससे है? शेयर बाजार से। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर बाजार से हो जाएगा। बताना है कि जो व्यक्ति जो है स्टॉक की कीमत को बढ़ाना चाहते हैं उसको क्या कहते हैं? तेजरिया कहते हैं। और जो कम करना चाहेगा उसको मंदरिया, मंदरिया कहा जाता है। इसको बियर बोलते हैं इंग्लिश में। बताना अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र मैक्रो और माइक्रो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किया था? ये रेगनर फिशर के द्वारा। कब क्या किया था? 1933 में क्या किया था? बताना महाजन समिति का संबंध किससे है? चीनी उद्योग से है। और सत्यम समिति का संबंध वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग से। बताना भूरे वाला समिति का संबंध किससे है? मोटर वाहन के करों में वृद्धि से हो जाएगा। गायपोडिया समिति का संबंध किससे है? बैंक सेवा सुधार से, बैंक सेवा सुधार। ठीक है। और मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से है, बीमा क्षेत्र सुधार से। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बताना आप सभी को, तंबाकू उत्पादन पहला स्थान किसका है? चीन में हो जाएगा। देश में चीन हो जाएगा, भारत में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। बताना अगला क्वेश्चन बता देना आप लोग, भारत का पहला जल विद्युत शक्ति गृह का स्थापना कब हुआ और कहाँ हुआ था? दार्जिलिंग में। कब हुआ था? 1897 में। 1897 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताना है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र है। और ये कब दिया था? 1997। ठीक है, 1997 में दिया। सही जवाब हो जाएगा। बताना है बिग बसु थ्योरी ये कौन दिया था? आर रॉडन द्वारा। आर रॉडन के द्वारा बिग पुश थ्योरी, पशु बोल दे, बिग पुश थ्योरी होगा। चलिए तने पकड़ लीजिए। अगला क्वेश्चन बताना है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? ये नागपुर में हो जाएगा, नागपुर में। बताना अगला क्वेश्चन है, वैसा शेयर जिसका क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है उसे क्या कहते हैं?
उसको इक्विटी कहा था, उसको इक्विटी शेयर। पता है विकास का सिद्धांत कौन दिया था? दादा भाई नौरोजी अर्थशास्त्र में दिया था विकास सिद्धांत, और डार्विन दिया था किसमें? साइंस में। साइंस में डार्विन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि प्लानिंग एंड द पुअर, ये सिद्धांत कौन दिया था? ठीक है, पीएस मिनहास। प्लानिंग एंड द पुअर पीएस मिनहास के द्वारा दिया गया, सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्रबल धक्का सिद्धांत, ये कौन दिया था? रोजस्टिन रोड, रोजस्टिन रोड के द्वारा दिया गया था। बताना है रोड रोजस्टिन रोड है लिखा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन बताना है बैकवर्ड का सिद्धांत कौन दिया था? केल्डार। ठीक है, बैकवर्ड का सिद्धांत केल्डार दिया था। बताना भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण का सिद्धांत कौन दिया था? ये एडम स्मिथ। कौन दिया था? एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया। टेबिनकर कौन दिया था? टेबिन के द्वारा दिया गया, जेम्स टेबिन के द्वारा ही दिया गया। अगला क्वेश्चन है जीरो बेस बजटिंग, ये कौन दिया था? पीटर पायर के द्वारा दिया गया। और कर दे क्षमता का सिद्धांत कौन दिया था? क्लार्क। कर दे क्षमता कौन दिया था? क्लार्क। ओ पीछे जी ध्यान है आपका क्विज पे, कहाँ बात कर रहे हैं पीछे, ध्यान दीजिए क्विज पे। अगला क्वेश्चन बताना है कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत कौन दिया था? एपी लर्नर। कौन दिया था? एपी लर्नर के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन बताना है वह प्रक्रिया जिसमें जानबूझकर मुद्रा और साख की मात्रा में वृद्धि करके वस्तु में मूल्य में वृद्धि का प्रयास किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मुद्रा संस्फीति कहा जाता है। मुद्रा संस्फीति कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा मुद्रा संस्फीति। बताना अगला क्वेश्चन है कि आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त तो असमानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? ये गिनी गुणांक कहलाता है, गिनी गुणांक कहलाता है। और आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं के प्रदर्शित करने वाले वक्र को क्या कहते हैं? वक्र को लॉरेंज वक्र कहते हैं। ठीक है, लॉरेंज वक्र कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा लॉरेंज वक्र कहा जाता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी मुद्रा का विनियमन मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में जानबूझकर कम करते हैं तो क्या कहते हैं? उसको मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन कहता है। और किसी जब काला धन और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो उसको दूर करने के लिए क्या कहता है? मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जाता है। और विमुद्रीकरण मुद्रा को बंद कर दिया जाता है। और अभी जो हाल ही में मुद्रा विमुद्रीकरण कब हुआ था? ये 8 नवंबर 2016 को हुआ था, जो अभी नया जो हुआ था, जो किसना 500 और 1000 नोट को बंद कर दिया गया था। ठीक है, 500 और 1000 नोट को बंद कर दिया गया। बताना है अगला क्वेश्चन कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल यानी बायोडीजल, सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि भारत में जो है ना तेल के विशाल भंडार कहाँ पाया गया है? अभी बाड़मेर राजस्थान में, बाड़मेर राजस्थान का हो जाएगा। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ? 1952 में, 1952 हुआ है, 1952 में, सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं कुछ साइंस की, और भी साइंस भी दिया गया था आप सभी के बीच में, तो जो भी साइंस रह गया साइंस को देख लेते हैं। साइंस में बता देना कि क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? L/B। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, सही जवाब होगा L/B भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएं ऑटो। ऑटो में क्या होता है? एक ऑटो बराबर 10⁻18 होता है। डेसी में क्या होता है? 10⁻1। माइक्रो में 10⁻6। और पीको में कितना होता है? 10⁻12 हो जाएगा। और संवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग। बताना MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और FPS पद्धति में फुट हो जाएगा, फुट पाउंड सेकेंड जाता है, सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन बता लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर हो जाएगा, सही जवाब है। बताइए SI पद्धति जो है किसका ही संशोधित एक रूप है? ये MKS पद्धति का, MKS पद्धति का। बताना मूल मात्रक संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। बताइएगा कि 7 मूल मात्रकों में पदार्थ की मात्रा के लिए मोल जो है ना, इसका मान्यता कब दिया गया? 1971 मान्यता दिया गया। समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन। और ठोस कोण का? रेडियन हो जाएगा। बताइए एक पार्सेक का मान कितना होता है मीटर में? मीटर में 3 × 10⁻16 मीटर हो जाएगा। ये पार्सेक पूछे हैं। और एक प्रकाश वर्ष का पूछेंगे तो क्या होगा? 9.46 × 10⁻15 मीटर। और किलोमीटर में 12 हो जाएगा, 12 पावर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बता देना आप सभी को। अगला क्वेश्चन बताइए एक बैरल में कितना लीटर? 159 लीटर। बताइए एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? सही जवाब है 6.023 × 10⁻23। 10⁻ कितना होगा? 23 होगा। बताइए प्रवाह मापने की क्या हो जाएगा? क्यूसेक, सही जवाब है। और बता देना है कि जूल कार्य या ऊर्जा किसका मात्रक है? ये जूल का मात्रक हो जाएगा।
और SI शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो जाएगा, वाट लगा देते हैं। और 1 मेगावाट बराबर कितना वाट होता है? 10 की पावर 6 वाट, 10 की पावर 6 वाट होता है। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट अश्व शक्ति बराबर। ठीक है, बता देना। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा एक मैक से अधिक चाल वाले को क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहा था, सुपरसोनिक। और एक 5 मैक से अधिक हाइपरसोनिक कहा था। ठीक है, सही जाएगा। खान सारा वीडियो नहीं देखे, पावर हाउस दिखाते हैं वो लोग, तो वो सब पावर पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ का ध्यान दीजिए। सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा, सही जवाब है। और सोनार का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? समुद्र में करते हैं। ठीक है, और बता दीजिए अगला कुछ समुद्री जहाज गति मापने का इकाई क्या होगा? नॉट, नॉट हो जाएगा। ठीक है, नॉट। समुद्र 5 मीटर गहराई मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमास में कितना सप्ताह? एक चंद्रमास में 4 सप्ताह 28 दिन। ठीक है, 4 सप्ताह या 28 दिन का होता है। बताना है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। बताना ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र? ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर। बताना वाहन का दूरी, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को ये ऑडियोमीटर मापते हैं। और उस दिन बताए थे ओडोमीटर। ठीक है, ऑडियो बोल दिए, ओडो होगा, ऑडियो वाला ध्वनि वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि पौधे की वृद्धि को किस में मापते हैं? ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर। ठीक है, उसने बताया था ना, ऑक्सीजन मिलता है पौधा से और नापते हैं इसको ऑक्सीजनोमीटर से। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता को किससे नापते हैं? इसको लक्स मीटर, लक्स मीटर से मापा जाता है। बताना अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की उपस्थिति की जांच ये किससे मापते हैं? ये गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है। वायु की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? वायु की दिशा विंडमैन। और वायु की गति ज्ञात करने के लिए एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। देखिए वायु का गति एनीमोमीटर, और वायु की दिशा निकालेंगे तो विंडमैन से, विंडमैन। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ। देखिए भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और एक क्वेश्चन पूछता है कई बार कि भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या होगा? तो यह रिएक्टर स्केल, इकाई होगा रिएक्टर स्केल, और मापते हैं सिस्मोग्राफ में। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि उच्च ताप मापने में किसका प्रयोग करते हैं? पायरोमीटर। और कितना से अधिक मापते हैं इसको? 1500 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप मापते हैं। और रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या होगा? स्फिग्नोमैग्नेटोमीटर। पता ना सौर विकिरण को किससे मापा जाता है? पायरीहेलियोमीटर, पायरीहेलियोमीटर हो जाएगा। और सूर्य की फोटोग्राफी का उपकरण क्या हो जाएगा? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ हो जाएगा। सही जवाब है स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ हो जाएगा। बताना आप सभी को, गति करते हुए वस्तु के द्वारा तय किए गए संपूर्ण मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। और दूरी का हमेशा क्या होती है? धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। दूरी के बारे में पूछ रहे हैं। दूरी शून्य हो सकता है? हाँ, दूरी शून्य हो सकता है। देखिए दूरी जो है ना धनात्मक हमेशा होता है। हाँ ठीक है, शून्य हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगला बताना, विस्थापन क्या हो सकता है? तीनों हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य तीनों हो सकता है। सही जवाब है। अगर हम खड़ा है तो हमारी दूरी शून्य है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, चाल बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। चाल का बीमा बताइए तो? L/T इनवर्स। ठीक है, और बता देना अगला क्वेश्चन, चाल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है। बताना बेग कैसा राशि है? सदिश राशि। और बेग बराबर फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल होता है। त्वरण का SI मात्रक बताइए तो? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सही जवाब है। बेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? ठीक है, V - U/T। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल हो जाएगा। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपसे बीच में है, वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु को, वह बाह्य भौतिक कारक जो किसी वस्तु की आकृति आकार की गति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, क्या कहते हैं? तो बल कहते हैं। और बल कैसा राशि है? एक सदिश राशि हो जाएगा। सही जवाब है। बताना है आप सभी को कि कोणीय वेग को किसे सूचित करते हैं? हम ओमेगा से दर्शाते हैं। ओमेगा उल्टा मतलब W के आकार का होता है। रेखीय वेग बराबर फार्मूला क्या होगा? ठीक है, कोणीय वेग गुणा त्रिज्या हो जाएगा। रेखीय वेग का फार्मूला हो जाएगा। बताना अगला क्वेश्चन है कि उत्तोलक सरल मशीन, उत्तोलक क्या है? एक सरल मशीन है। सही जवाब हो जाएगा। तो उत्तोलक में कितना बिंदु होता है? 3 बिंदु होता है। कौन कौन? आलम्ब, आयास और भार। आलम्ब, आयास और भार हो जाएगा। बताने वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्र रूप से घूमता है उसको क्या कहते हैं? आलम्ब कहता है। सही जवाब है। और अगला बताना, उत्तोलक का उपयोग किस उत्तोलक मतलब उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसको आयास कहते हैं। और जिसे वस्तु को उठाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भार कहा जाता है।
बताना प्रथम श्रेणी उत्तोलक में बीच में क्या होता है, आलम्ब बीच में होता है, और ठीक है। और बताना प्रथम श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है, ठीक है, एक से अधिक या फिर एक से कम हो सकता है। बताना है। अगला क्वेश्चन है कैंची, सिडनी, हिंडोला, ये किसका उदाहरण है, प्रथम श्रेणी उत्तोलक का। और स्टेपलर पिंच होता है ये तृतीय का, और मनुष्य का हाथ किसका है, ये तृतीय श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण हो जाएगा। सही जवाब है। आप सभी का क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताना है कि द्वितीय उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता है, हमेशा एक से अधिक होता है। और बताए द्वितीय उत्तोलक में बीच में क्या होता है, भार होता है, भार होता है। बताना है। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय उत्तोलक में जो है यांत्रिक लाभ कितना होता है, यांत्रिक लाभ एक से कम, यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम ही होता है। बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे बीच में है, बताना है गति का प्रथम नियम जो है इसको किस नियम से नाम से जानते हैं, और इसको जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताना है कि चलती हुई ट्रेन या बस से उतरने वाले व्यक्ति जो है ना थोड़ी दूर मतलब उसी दिशा में दौड़ता है, किस कारण से, है जड़त्व के कारण। अगर वो नहीं दौड़ेगा क्या होगा, गिरेगा, भूखंड टूट जाएगा उसका। आप लोग मत करिएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। और संवेग कैसा राशि है, सदिश राशि। और संवेग का मात्रा क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड, केजी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताना। अगला क्वेश्चन है, बताइए जब कोई खिलाड़ी जो है बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे खींचता है, किस नियम के अनुसार, ये द्वितीय नियम के अनुसार खींचता है, ठीक है। और चोट लगने से क्या उसको बचता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है कि हम अपने भार का जो अनुभव करते हैं ये किस बल का उदाहरण है, ये प्रतिक्रिया बल, न्यूटन का तीसरा लॉ का हो जाएगा। बताइए रॉकेट जो उड़ता है किस सिद्धांत पर उड़ता है, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर उड़ता है। और बंदूक से जो गोली छोड़ी जाती है ये तृतीय नियम का उदाहरण जाएगा, जितना फोर्स से आगे जाएगा उतना ही फोर्स वो पीछे लगाएगा। अगर आप दीवार पर एक मुक्का मारते हैं तो क्या होगा, वो आपको ही मार देगा, मतलब उल्टा काम होगा, उसको जितना जोर से आप मारेगा उतना जोर से आपको चोट लगने वाली है। और किस नियम का आधारित है, ये तीसरा नियम पर आधारित हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है कि जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसमें जो मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है, उसको देखिए टायर था सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से, टायर और सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताना। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल ये किससे प्राप्त होता है, उसको विद्युत आकर्षक बल से, विद्युत आकर्षक बल से प्राप्त होता है। सही जवाब हो जाएगा। तो अब चलते हैं, कुछ बायोलॉजी का भी जो दिया गया था उसको भी देख लेते हैं एक बार, एक नजर में बायोलॉजी खत्म कर देंगे। बताना है प्रत्येक जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका हो जाएगा। बताइए सजीवों के सभी जैविक क्रिया कहाँ होता है, ये होता है आपको कहाँ होता है, तो कोशिका के अंदर ही होता है। बताए संसार का सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, जीवाणु माइकोप्लाज्मा का हो जाएगा। और बताना है आप सभी को मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, देखिए सेरिबैलम के ग्रेन्युल सेल यहाँ पे दिया है, लेकिन शुक्राणु भी होता है सबसे छोटी कोशिका। और पूछा सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु का हो जाएगा, ठीक है। अंडाणु, स्पर्म भी सबसे छोटी कोशिका, इसमें नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन बताना है सेब का लाल रंग किसके कारण होता है, ये एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन। और पूछा पपीता का पीला रंग कैरिका जैंथिन हो जाएगा। और हल्दी का रंग किसके कारण होता है, जैंथोफिल के कारण, ठीक है। और गाजर का रंग कैरोटीन के कारण हो जाएगा। सही जवाब है। बताना है आप सभी को जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में जो किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है। और ये किसका लक्षण होगा, 70S प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है। और लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, समझ गए बात को। अब प्रोकैरियोटिक जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया के समान संरचना मेसोसोम पाया जाता है, और वही उसका क्या शोषण का काम करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया केवल किस कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। एटीपी का संश्लेषण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस एक माइटोकॉन्ड्रिया, और एक और पावर हाउस होता है जहाँ से बिजली आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताना है, सही जवाब हो जाएगा। बताइए लवक जो है ना, लवक इसको कितने वर्गों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया। और किसके द्वारा बांटा गया, इसको सिम्पर द्वारा, सिम्पर ने इसको 3 वर्गों में बांट दिया, वर्णी, अवर्णी और हरित लवक। बताइए किसकी उपस्थिति के कारण जो है ना हरित लवक जो है हरे रंग का दिखा पड़ता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और कहेगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया, तब होगा मैग्नीशियम, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। बताइएगा
हरे रंग को छोड़कर पौधे के अन्य सभी भाग में कौन सा लवक पाया जाता है? वर्णी लवक पाया जाता है। और बताइए जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां कौन सा लवक? अवर्णी लवक। वहां कैसा श्वेत होता है वो। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताना है पौधे में डिक्टियोसोम किसे कहा जाता है? ये गोल्जी का कहा जाता है। गोल्जी का को पौधे में डिक्टियोसोम कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं कुछ करंट से भी देख लेते हैं आपसे एक बीच में। बताना है अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? यूक्रेन बन चुका है। सही जवाब है, यूक्रेन बन चुका है। और निर्यातक देश कहेगा तो अमेरिका है। सबको युद्ध करवा देता है, उसके बाद अपना हथियार बेच लेगा, उसके बाद संधि करवा देगा। उसका हथियार बेचने का काम है। भारत में वैसे क्या नेपाल से जो हमला हुआ था भारत पाकिस्तान के साथ, उसमें पहले अपना हथियार बेच लिया भारत का, उसके बाद मध्यस्थता करवा दिया, बोला बंद करो, अपना सामान बेचने के बाद बंद करवा देता है। अगला क्वेश्चन बताना है कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगा? ये असम सेट, असम के द्वारा किया जा रहा है। सही जवाब है, बहुत अच्छा जवाब आप सभी के बीच में आ रहा है। अगला क्वेश्चन बताना भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए सहमति व्यक्त किया है? मालदीव। मालदीव की राजधानी कहाँ हो जाएगा? माले हो जाएगा। और ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन चुका है? ये अपना भारत हो चुका है। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बताना है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में। विश्व कप है तो इंग्लैंड हो जाएगा ना, देश होगा, इंग्लैंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया गया? ये अपना बिहार का मनाया गया। सही जवाब हो जाएगा, बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में बता देना है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू किया है? ये हरियाणा के द्वारा किया गया, हरियाणा के द्वारा किया गया। सही जवाब है। बताना है अगला क्वेश्चन है, बताना है उत्तराखंड के बाद यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया? ये गुजरात बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? पापुआ न्यू गिनी। कौन लगा दिया है? पापुआ न्यू गिनी के द्वारा लगाया गया। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 का मेजबानी कौन करेगा? बिहार। ये कौन करने वाला है? बिहार करने वाला है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन है कि 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? ये लखनऊ में किया गया। सही जवाब है, लखनऊ में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक ये कहाँ हुआ है? ये ब्राजील में हुआ है। बताइए कुंभकोणम पान के पत्ते का जिया टैग किसको दिया गया? ये तमिलनाडु को मिला है। सही जवाब है, तमिलनाडु को मिल गया है। बताइए भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? ये ओडिशा में बनेगा, ओडिशा में बनने वाला। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बांग्लादेश। ये बांग्लादेश में बिम्स्टेक की अध्यक्षता होने वाला है। बताना अगला क्वेश्चन है मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल कौन जीता? ये कार्लोस अल्काराज। ठीक है, कार्लोस अल्काराज। और फ्रेंच ओपन कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज के द्वारा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जानिक सिनर के द्वारा। और विंबलडन ओपन भी जानिक सिनर के द्वारा ही जीता गया है। सही जवाब है। खुबानी उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। और यात्रा उत्सव यात्रा त्रिपुरा का हो जाएगा। सही जवाब है, यात्रा त्रिपुरा का है। बता देना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा आप सभी को किस राज्य जो है ना, किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीर के लिए 20% का आरक्षण किया है? सिक्किम, हरियाणा, बहुत सारा राजस्थान भी सब कर दिया है। बताना है कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस की शहनाई को क्या क्या जीआई टैग दिया जा चुका है। सही जवाब हो जाएगा। बताना है अगला क्वेश्चन दक्षिणी भारत की पहली एसी ईएमयू ट्रेन कहाँ चलेगा? ये चेन्नई में चलने वाला। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया है? स्टार हेल्थ के द्वारा किया गया है। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? ये प्रयागराज में बनने वाला, प्रयागराज में बनने वाला। सही जवाब हो जाएगा। बताना है फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बन गया है? जापान बन चुका है। सही जवाब हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। और जो भी एक सप्ताह का था सभी को रिवीजन करवा दिया गया। और क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और हम लोग अच्छे तरीके से क्विज करवाने का प्रयास करते हैं। तो कल के लिए आप सभी के बीच में एक क्वेश्चन दिया जाता है, इसका जवाब आप लोग कमेंट माध्यम से कीजिएगा। क्वेश्चन यह है कि विश्व की ऊंची मस्जिद कौन सी है और ये कहाँ स्थित है? क्वेश्चन सुनिएगा फिर से, विश्व की ऊंची मस्जिद कौन सी है और ये कहाँ स्थित है? इसका जवाब आप लोगों को कमेंट माध्यम से करना है। और बने रहिए इस तरह हमारे वीडियो में, हमेशा हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए और जो भी क्वेश्चन देते हैं उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।